बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के सेनेट में ये बहस हुई है कि शायद कहीं पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है गज़ा की सूरत हाल से मुताल्लिक़ और फ़लस्तीन की रियासत से मुताल्लिक़ उसमें कोई तब्दीली हुई है, क्योंकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान एक रियासत के हल को आगे बढ़ाने के लिए कोशा है और पाकिस्तान चाहता है कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो मसला है उसको एक रियासत के हल के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने आज सेनेट में इस बात की तरदीद की है और उनका यह कहना है कि वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बयान जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ शुरू से रहा है वो उसके ऊपर कायम है और पाकिस्तान फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर दो रियासत के हल के मौक़िफ़ की तायीद करता है। और OIC में भी पाकिस्तान ने यही मौक़िफ़ अपनाया है और दुनिया के जो दीगर फोरम्स हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान ने इस मौक़िफ़ को दोहराया है। दोस्तों, गज़ा की जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन इस वक्त बन चुकी है। कोई 14-15 हज़ार के करीब शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें 5 हज़ार के करीब बच्चे हैं। इसराइल के बारे में यह तस्वुर है कि ये दुनिया की महंगी तरीन जंग इस वक्त इसराइल लड़ रहा है। इस सिलसिले में मैंने एक स्टोरी भी की है इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए, उसका लिंक मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको दे दूँगा, उसमें आप ये स्टोरी पढ़ भी सकते हैं। ये स्टोरी जो मैंने की है इसमें मैंने इस बात को देखने की कोशिश की है कि इसराइल के लिए ये जंग लड़ना कितना मुश्किल है, इसराइल को ये जंग लड़ने के लिए कितनी वसाइल दरकार हैं और अब तक इसराइल का कितना माली और मुआशी तौर पर नुकसान हो चुका है। तो जो आदाद व शुमार आ रहे हैं दोस्तों, उसमें ये देखा जा सकता है कि इसराइल जो है उसकी मईशत को अच्छा खासा नुकसान हुआ है और तकरीबन 51 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान पिछले 40-50 रोज़ के दौरान इसराइल को मईशत को हो चुका है। यौमिया कोई 300 करोड़ डॉलर्स के करीब इस जंग के ऊपर इसराइल खर्चा कर रहा है और ब्लूमबर्ग ने इस बारे में रिपोर्ट भी की है। जब से इसराइल ने गज़ा के ऊपर बमबारी शुरू की है उस वक्त से लेकर अब तक इसराइल की जो करेंसी है शिकल वो तकरीबन 11 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है और इसराइल की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर भी इसके असरात पड़ रहे हैं। इसराइल के जो बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर भी इस जंग के असरात पड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते के दौरान इसराइल की जो हुकूमत है उसने अपने जो बजट है उसके ऊपर नज़रसानी की है और इसराइल ने अब जो उसके जंगी बजट है उसमें इजाफा कर दिया है और जो दिफाई बजट है उसको बढ़ाया गया है। जो मिनिस्ट्रीज़ के अखराजात हैं, बजट हैं, उसमें कटौती लगा दी है और जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं हुकूमत के उसको भी कम करने का फ़ैसला किया है। और इत्तेहादी सपोर्ट फ़ंड इसराइल की हुकूमत से जो बजट में मुख्तस किया गया है तकरीबन 3 अरब डॉलर्स के लगभग, उसमें भी कटौती करने का ऐलान किया गया है, क्योंकि जो बाएं बाजू की इस वक्त वहाँ पर जमातें हैं वो मुसलसल इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल रही हैं कि जो इत्तेहादी सपोर्ट फ़ंड हुकूमत की जानिब से कायम किया गया है उसमें कटौती करें, क्योंकि इत्तेहादी सपोर्ट फ़ंड जो है वो इसराइल की जो मजहबी जमातें हैं, दाएँ बाजू की जमातें हैं, उनके लिए कायम किया गया है। वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह जैसे यह पाकिस्तान में है वहाँ पर मदरसे कायम किए गए हैं और जो मजहबी जमातें हैं वो इसराइल की जो आला तालीम है जिसमें जदीद उलूम है, अंग्रेज़ी है, मैथ है, रियाजी है, ये वो लोग नहीं पढ़ते। जो मजहबी तालीम हासिल कर रहे होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सूरह जो उनकी किताब मुक़द्दस है तौरात उसकी ही तालीम हासिल करते हैं। तो जो बाएं बाजू की जमातें हैं वो इस बात के ऊपर भी बहस कर रही हैं कि अगर इसी तरह की फंडिंग मजहबी जमातों के लिए बरकरार रही तो फिर इसराइल जो है वो जदीद उलूम में, जदीद जो एजुकेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। इसलिए नेतन्याहू को अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए जो इत्तेहादी सपोर्ट फ़ंड कायम किया गया है उसमें कटौती करनी पड़ी है। अब बहुत सारे माहिरीन हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर 51 अरब डॉलर्स का जो नुकसान है वो इसराइल की हुकूमत कहाँ से बर्दाश्त कर रही है और इतनी बड़ी फंडिंग कौन इसराइल को फराहम कर रहा है। पाकिस्तान में मशरिक़ वस्ता और अरब ममालिक की जो सियासत है, मईशत है, उसके ऊपर गहरी नज़र रखने वाले एक माहिर हैं, माहिर उमूर शफ़क़तुल्लाह, उनसे हमने इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए बात भी की थी और वो ये समझते हैं कि इसराइल की मईशत
کے لیے یہ جنگ لڑنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ مسلسل اسرائیل کی فنڈنگ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کی جو کانگریس ہے اس نے کوئی $14.5 ارب کی ایک فنڈنگ کا پیکج اسرائیل کے لیے منظور کیا ہے، اور پچھلے جو 5 سال ہیں اس میں دیکھیں تو تقریباً کوئی اربوں ڈالرز کی جو فنڈنگ ہے وہ امریکہ کی حکومت اسرائیل کے لیے مسلسل منظور کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جو لابی ہے اسرائیل کے اندر، اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، وہ بہت طاقتور ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ وہاں سے منظور کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ، یہ صرف امریکہ کی صورتحال نہیں ہے بلکہ یورپ میں بھی یہودی جو معیشت دان ہیں، بینکرز ہیں اور بڑے بڑے جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر یورپ کے اندر بھی ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ تو امریکہ اور یورپ مل کر اسرائیل کو مسلسل فنڈنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو اسرائیل کی معیشت ہے اس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ اور یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ اسرائیل کی حکومت جو چاہتی ہے امریکہ اور یورپ سے وہ اسی طرح منوا لیتی ہے۔ جتنی بھی اس کے لیے فنڈنگ درکار ہوگی، جتنی بھی وار مشینری درکار ہوگی، اسرائیل کی حکومت امریکہ سے بھی لے لیتی ہے اور یورپ سے بھی لے لیتی ہے۔ لیکن بہت سارے ماہرین اس وقت یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جو اب اسرائیل کے ہمسایہ ممالک ہیں، اس جنگ کے اثرات ان کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں، خاص طور پر لبنان کے اوپر، اردن کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں۔ لیکن جو تھوڑے سے عرب ممالک ہیں جو اس وقت خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جن کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اسرائیل کے ساتھ تجارتی مراسم بھی ختم نہیں کیے، ان کی تجارت بھی اسی طرح چل رہی ہے۔ آذربائیجان اس وقت کوئی 40% کے قریب اپنا کروڈ آئل جو ہے وہ اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے۔ ترکی کی جو بندرگاہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کے لیے مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اور عرب ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات ختم ہو۔ حالانکہ جب OIC کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں 3 ایسے ملک تھے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنے، آئل کی سپلائی کو روکنے اور جو ان کی فضائی حدود ہے وہ استعمال نہ کرنے کی قرارداد پیش کی تھی، لیکن عرب ممالک نے ان تینوں ممالک کی یہ قرارداد کو مسترد کر دیا تھا۔ تو اسرائیل کو اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، مالی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی۔ اب ماہرین یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ مزید آگے بڑھتی ہے دسمبر کے آخر تک یا پھر اگلے سال کے شروع میں جا کے ختم ہوتی ہے تو پھر اسرائیل کی معیشت کے لیے اچھا خاصا نقصان اس وقت تک ہو چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔